गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई होप, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियोस आपके सामने आज मैं लेके हाजिर हूं, प्रेजेंट हूं। हमने बात किया था दोस्तों पिछले पार्ट में, पार्ट 1 हमारा जो वीडियोस था उसमें हमने डिस्कशन किया था, बातें की थी कि किस तरह से एक प्राचीन इतिहास को हम लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें और बातें करें तो किस तरह से ये भारत का भूमंडल जो है कितना ज़्यादा विशाल है और विस्तृत है, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने किया भी, सारी चीज़ें आपने देखा, हमने बताया किस तरह से उसका विस्तार था, मीन्स की उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी चौड़ाई कितनी थी, 2500 मीटर लंबा, 2000 आप देखेंगे चौड़ा था वो, ठीक है। इसी तरीके से भारत के बारे में आगे का जो वीडियो था, हमने जो बात किया था कि हम आगे लेके आएंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे हम लोग। तो आज हम फिर आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके प्रेजेंट हैं जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आगे का जो एक आप देख रहे हैं जो हमारा एक इतिहास विषय है 2022-23 की टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ये जान पाएँ कि उसका भारतीय जो इतिहास है उसका भौगोलिक परिवेश कैसा है, उसका भौगोलिक वातावरण कैसा है। यानी आप अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो हमारे भारत का इतिहास कहाँ कहाँ से अटैच करता है, कहाँ कहाँ से सूचनाएँ लगती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिना भौगोलिक वातावरण के जाने, जो जोग्राफिकल इन्वायरमेंट है किसी भी कंट्री का, बिना उसके जाने हम आप नहीं समझ पाएंगे कि उसका इतिहास कैसे होता है, और फिर उसके कंटेंट्स के बारे में हम आप नहीं समझ पाएंगे। तो आज उसी कड़ी में हम आगे पार्ट 2 में बात करेंगे। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से हमारे भारतीय इतिहास का क्या महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे, अगर भौगोलिक दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में बांटा जाता है, 4 महत्वपूर्ण भाग में बांटा जाता है। और यह इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जान जाएंगे, भौगोलिक वातावरण के बारे में जान जाएंगे भारतीय इतिहास के, तो नो डाउट डेफिनेटली हम लोग समझ पाएंगे कि आगे आने वाले समय में जो इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में क्या चीज़ें दी जाती हैं। इसमें अगर आप देखें तो एक जो आपका कंटेंट्स दे रहा है कि भौगोलिक दृष्टि, अगर यहाँ पे हम नज़र डालें एक तरीके से, एक मैप अगर डिज़ाइन के, छोटा सा मैप देखें तो ये आपका नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये सभी लोग जानते हैं। इसको जोग्राफिकल पॉइंट में कहें तो कार्डिनल लाइन भी कहा जाता है, जिसको कि एक दिशा कह सकते हैं, डायरेक्शन कह सकते हैं। और इसी का जैसे नॉर्थ ईस्ट कह लें, साउथ ईस्ट कह लें, या साउथ वेस्ट कह लें, या हम नॉर्थ वेस्ट कह लें, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर साउथ वेस्ट की बात करें या साउथ ईस्ट की बात करें, या आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट की बात करें, यहाँ पे क्या फैलाव है। जैसे पहला, अगर पहले भाग में हम बांटेंगे तो भारतीय भौगोलिक दृष्टिकोण को, तो उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का पर्वतीय मैदान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए, जानते रहिए। उत्तर का पर्वतीय मैदान, ठीक है ना, ये जो दृष्टिकोण है उत्तर का पर्वतीय मैदान। अब इसमें अगर इस कंटेंट्स को देखें, इसके बारे में बात करें, तो जो ये आपका उत्तर का ये पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब कि हिमालय का जो बेल्ट कह सकते हैं हम आप, ठीक है ना, ये हिमालय का जो बेल्ट है, जो परिदृश्य है, उसको हम लोग उत्तर का पर्वतीय मैदान कहते हैं। मतलब नॉर्थ इंडिया से हम बात करेंगे, मतलब उत्तर का जो पर्वत का क्षेत्र है, यानी ऊपरी भाग भारत का, उसको हम लोग बोलेंगे। अब इसमें देखिए आता क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, देखिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप देखिए इसमें है क्या, तराई का दलदल वन, जो दलदली वन है वह एरिया इसमें आता है, और हिमालय की चोटी तक, जैसे हिमालय की चोटी तक का पूरा विस्तार इसमें कहा जाएगा, किसमें, उत्तर का पर्वतीय मैदान में, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो जैसे देखें यह एरिया, ये पार्ट जैसे कहता है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा एरिया जो होता है आपका नॉर्थ बेल्ट का, ये हिमालयन रीजन्स के नाम से जाना जाता है। मतलब एक तरीके से कहें तो पूरी तरीके से जो हमारे बाह्य आक्रमण होते थे उससे सुरक्षा प्रदान करता है हमारा यह क्या, नॉर्थ साइड, ठीक, पूरा एरिया।
तो कहने का मतलब ये है कि तराई के दलदल वन और हिमालय की चोटी तक का जो विस्तार है वह एरिया क्या कहलाता है, उत्तर का पर्वतीय मैदान कहलाता है। अब इसमें बात, अगला प्रश्न आता है कि भाई ऐसे कौन कौन से एरिया हैं भारत के, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इस हिमालय के उत्तरी मैदान में आते हैं, उत्तरी पर्वतीय मैदान में आते हैं। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले आपका कश्मीर है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का ये जो पोर्शन होता है यह जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, मतलब कि हम इसको कश्मीर के नाम से जानते हैं। दूसरा कांगड़ा, कांगड़ा का एरिया भी आपका आता है इस आपके उत्तर के पर्वतीय मैदान में। और तीसरा टिहरी, ये सब आपके कहीं न कहीं से यह एरिया या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाने जाते हैं जो कि हमारे भारतीय परिवेश में आते हैं। और चौथा आप देखेंगे कुमायूं एंड पांचवा सिक्किम, यह पूरे एरिया आपके उत्तर के पर्वतीय मैदान में विद्यमान है। तो ये क्लियर हो गया। अगर भारत का भौगोलिक दृष्टि से विभाजन करना हो तो सबसे पहले हम बांटेंगे उत्तर के पर्वतीय मैदान के रूप में, और उत्तर के पर्वतीय मैदान के रूप में अगर देखेंगे तो कौन सा एरिया हमारा सबमिट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि ऐसा कौन सा इलाका एरिया है जहाँ पे ये सबमिट है। और ये आप देखेंगे जो दलदली वन है, कौन से दलदली वन है, तराई के। सबसे इंपॉर्टेंट जानिए, तराई मतलब जो आपका एक तरीके से कह सकते हैं समुद्री इलाकाई भी कह सकते हैं, मतलब समुद्री इलाकाई ना करके जो आपके घाटी के एरिया है दलदली वन, और हिमालय का जो चोटी है, पर्वत है, उसका जो विस्तार है वो एरिया पूरा उत्तर के पर्वतीय मैदान के नाम से जाना जाता है। और उत्तर के पर्वतीय मैदान में अगर आप देखें तो कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमायूं और सिक्किम, यह आपके राज्य या डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सबमिट है, जाने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे रूप में अगर देखें तो दूसरा जो आपका पोजीशन है गंगा का तथा सिंधु का उत्तरी मैदान। गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान मतलब कि नॉर्थ बेल्ट में ही हम बात करेंगे। आप जानते हैं गंगा का ओरिजिन या सिंधु नदी का उद्गम आप देखते हैं कहाँ से निकला है, पूरी तरीके से यह हिमालय रेंज से निकले हैं। ठीक है ना। गंगा का उत्तरी मैदान अगर आप देखें, और आप अगर सिंधु का देखें पार्ट तो सिंधु रिवर और गंगा रिवर ये ओरिजिन उद्गम, या यूँ कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा रिवर्स, इन सब नदियों का उद्गम कहाँ है, हिमालय बेल्ट से ही निकलता है। ठीक है। तिब्बत के भाग मानसरोवर लेक से निकलते हैं, इस एरिया से निकलते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है गंगा था सिंधु का उत्तरी मैदान। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, हम एक तरीके से क्रम वाइज लेके आए हैं कि इसमें बता पाएँ पॉइंट वाइज में कि क्या क्या चीज़ें इसमें सबमिट होती हैं। आप देखेंगे सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियाँ यहाँ पाई जाती हैं। जो एरिया है यानी गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान में अगर आप देखेंगे तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियां इसमें पाई जाती हैं। इज इट क्लियर? इसका मतलब कंफर्म हो रहा है आप लोगों को, ये जानते रहिएगा। मतलब मैंने पूरी तरीके से विभाजित कर दिया है भारत के भौगोलिक इतिहास को, यानी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री को पार्ट वाइज मैंने डिवाइड किया है, क्योंकि आपको ज़्यादा थोड़ा समझने में आसानी होगी और मुझे समझाने में भी आसानी होगी। इसमें आप देखें सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों घाटियाँ, दूसरा क्या है सिंध तथा राजस्थान के रेगिस्तानी भाग भी इसमें आते हैं, जानते रहिएगा। यानी गंगा तथा सिंधु का उत्तरी जो मैदान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दृष्टिकोण से यह उपजाऊ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी कहा जाएगा इस एरिया को। और सिंध तथा राजस्थान के रेगिस्तानी भाग को हम लोग इस एरिया में सबमिट करते हैं। तीसरा आप देखेंगे तो गंगा और यमुना का सिंचित प्रदेश है, और आप समझिए जो गंगा और यमुना का सिंचित प्रदेश होता है कितना उपजाऊ होगा, उसका रीजन भी आप जानते हैं। क्योंकि जब नॉर्थ साइड से जब पर्वतीय भाग से जो हमारी गंगा निकलती हैं या यमुना निकलती हैं, वो जब आती हैं तो मैदानी भाग में जब प्रवेश करती हैं, तो मैदानी भाग में प्रवेश करने का जो मेन रीजन्स होता है कि जो आपकी ऊपरी लेयर होती है मिट्टियों की, हर जगह से बहा कर ले आई जाती हैं, और जब हर जगह से बहा कर ले आई जाएंगी तो वो मैदानी भागों में छोड़ दी जाती हैं, जिसको हम लोग एलुवियल सॉइल भी कहते हैं या जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक,
यानी पानी के द्वारा बहा करके, नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वह मैदानी भागों में छोड़ दी जाती है और उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा उपजाऊ ये कही जाती है। तो यहाँ पे आप देखें सीधा सीधा से ये दे रहा है कंटेंट्स कि यह भाग सर्वाधिक उपजाऊ है। देख रहे हैं ना, यह भाग सर्वाधिक उपजाऊ, जैसा कि मैंने भी बताया बहुत ज़्यादा उपजाऊ कहा जाता है क्योंकि हर तरह की फसलों का उत्पादन इस एरिया या इस पार्ट में किया जाता है। उसका मेन रीजन यही है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे फर्टाइल लैंड्स होता है, सबसे ज़्यादा जो ज़मीन होती है वह बड़े पैमाने पर एक तरीके से जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है, जो बहुत हर प्रकार की फसलों का उत्पादन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट है, यह आर्य संस्कृति का सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आर्य संस्कृति का विकास बड़े पैमाने पर हुआ और यही रीजन था कि इसको आर्यावर्त कहा गया है। यानी प्राचीन समय के भूखंड का जो एक एरिया यह था, गंगा था सिंधु का उत्तरी मैदान, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्यावर्त भी कहते हैं। ठीक है, आर्यावर्त भी कहा जाता है इस एरिया को, ये जानते रहिएगा। तो बात समझ में आई आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, या मेरे जो भी छात्र होंगे अध्ययन करने वाले होंगे इतिहास विषय से, वो इस चीज़ पे पकड़ रखते होंगे, जरूर समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी उनकी कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर दें, फिर दूसरे दो पार्टों को और बताते हैं इसमें। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम उत्तर का पर्वतीय मैदान पहला विभाजित करेंगे, जिसमें कि तराई के दलदल बनाते हैं और हिमालय की चोटी तक इसका विस्तार पाया जाता है। जिसमें से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं आप देखिए, आप कश्मीर देखेंगे, कांगड़ा है, टिहरी है, कुमायूं है, सिक्किम है, इन सब एरिया को इसमें मिक्सअप किया जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो गंगा था सिंधु का उत्तरी मैदान, जो कि जिसको हम लोग आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा कि किस एरिया को, भारत के किस एरिया को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। तो भारत के गंगा था सिंधु के उत्तरी मैदान जो यह क्षेत्र है, इलाका है, उसको हम लोग आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिंध था उसकी सहायक नदियों की घाटियां यहाँ पाई जाती हैं। सिंध तथा राजस्थान के रेगिस्तानी भाग भी इस एरिया में आते हैं। गंगा और यमुना का सिंचित प्रदेश भी आता है। उसके बाद यह भाग सर्वाधिक उपजाऊ है। उपजाऊ होने का जो रीजन था हमने आपको बताया, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, यानी अलूवियल सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इसी वजह से यहाँ पे हर तरह की फसलों का उत्पादन हम आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको एक तरीके से कहा जाए, यहाँ पे आर्य संस्कृति का ज़्यादा विकास हुआ। आप देखेंगे कि उत्तर जो पार्ट है भारत का, उसमें सबसे ज़्यादा आर्य संस्कृति का विकास हुआ, लेकिन दक्षिण का जो पार्ट है, नक्शे से यानी मैप के जरिए समझिए, जो दक्षिण का ये पार्ट है, यहाँ पे आर्य संस्कृति उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी। इस चीज़ को जानते रहिए। तो अगर एक प्रश्न ये बनता है कि भाई अगर उत्तर के क्षेत्र में, भारत के उत्तरी भाग में देखें तो आर्य संस्कृति थी, तो यहाँ पे किस संस्कृति का विकास हुआ? तो यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए, छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा कि एक तरीके से द्रविड़ संस्कृति का, ठीक है ना, द्रविड़ संस्कृति का विकास दक्षिण भारत में बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। एक तरीके से कहा जाए, कहीं कहीं से हमारे नदियों के माध्यम से जो विभाजन किया गया है भारत का, उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उसके बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। मुझे आशा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद हम तीसरे पॉइंट्स की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। एक एक कंटेंट्स को हमको समझना है, एक एक बातों को हम लोगों को जानना है, समझना, हर एक दृष्टिकोण। कोई भी ऐसा मैटर नहीं होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं होगा जिसको कि हम छोड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों और छात्र जो इस समय इतिहास में समझ मजबूत कर रहे होंगे, अपनी इतिहास विषय से जो अपना एक परिवेश तैयार करने की कोशिश कर रहे होंगे, खासकर टीजीटी पीजीटी के लिए। मैं एक शुरू से एक चीज़ को लेकर चल रहा हूँ, एक एक कंटेंट्स को मैं दूंगा और मैं एक एक चीज़ों को बताता चलूँगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि विस्तार से मुझे चर्चा करनी है, विस्तार से सारी चीज़ों को बतानी है। इसलिए आप लोग कहीं यह चीज़ न करिएगा, घबराइएगा नहीं कि नहीं क्या बता रहे हैं, किस तरीके से क्या चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक विश्वास है, हर एक मैटर को और पूरी प्रामाणिकता के साथ
और अच्छी अच्छी किताबों के गहन अध्ययन के बाद ही मैं इस चीज़ को निकाल पाया हूँ और जो कि आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आने वाले समय में कुछ वीडियोज़ हमारे किताबों के ऊपर भी होंगी, बुक्स के ऊपर कि इतिहास में कौन कौन सी बुक्स हमारी ऑथेंटिक है, कौन कौन सी किताबें हमारी इंपॉर्टेंट हैं और किनको हमको अध्ययन करना चाहिए उसके बारे में। चलिए तीसरी बात करते हैं दक्षिण का पठार। जैसे हम बात करें, तीसरा कंटेंट्स हमारा है दक्षिण का पठार। अब दक्षिण के पठार से संबंधित आप जानते हैं, फिर से एक मैप हम डिजाइन कर देंगे। तो ये साउथ का जो बेल्ट है और इस एरिया का जो इलाका है दक्षिण के पठार के नाम से जानता है। पठार इन द सेंस प्लेट्यूज हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। और यह एरिया एक तरीके से माउंटेन से थोड़ा सा नीचे होता है, प्लेन एरिया से ऊपर होता है। तो इस इलाके में क्या क्या आते हैं, जैसे आप देखेंगे उत्तर में नर्मदा था, दक्षिण में कृष्णा। जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तुंगभद्रा, ठीक है ना। उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तुंगभद्रा जो रिवर है, इसके बीच में यानी तुंगभद्रा और दक्षिण में क्या है, कृष्णा। एक ये है आपका, दूसरा है आपका कृष्णा। इस नदियों के बीच का जो एरिया है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण के पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस चीज को जानते रहिएगा, ठीक। यह आप देखेंगे जो उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में तुंगभद्रा और कृष्णा जो रिवर है, इसके भूभाग को, मतलब इसके भूभाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यह पूरा इलाका क्या कहलाता है, दक्षिण का पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। साउथ बेल्ट की बात करते हैं, मतलब नर्मदा नदी उत्तर में है और दक्षिण में तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का जो भूभाग है, एरिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण के पठार के नाम। और चौथा अगर कंटेंट से आप देखें, सुदूर दक्षिण के मैदान है। चौथा कंटेंट्स क्या है आपके, सुदूर दक्षिण के मैदान। अब इसमें देखिए सुदूर दक्षिण के मैदान की अगर बात करें तो दक्षिण में अगर यहाँ इस एरिया की बात करता है यहाँ पे दक्षिण में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लंबे और संकीर्ण समुद्री क्षेत्र है। मतलब क्या है यहाँ पे देखेंगे तो लंबे और संकीर्ण, ठीक है ना, संकीर्ण समुद्री क्षेत्र है। ये एरिया है, लंबे और संकीर्ण समुद्री क्षेत्र इस एरिया में पाए जाते हैं, सुदूर दक्षिण के मैदान में आते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी हैं तरीके से जो डेल्टा बनाती हैं, आप जानिए, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। इन तीनों नदियां का क्या बनता है, एक तरीके से डेल्टा बनता है और इसकी वजह से यह क्या है, उपजाऊ है। क्या है, उपजाऊ, ठीक है ना, ये जानते रहिएगा। तो कौन कौन सी नदियां इसमें आती हैं, देखिए, एक उपजाऊ डेल्टा प्रदेश बनाती हैं सुदूर दक्षिण के मैदान में। जैसे ये एरिया, मैं इसी एरिया की बात कर रहा हूं, फिर से आप देखिए, जो ये इलाका है आपका, इस इलाके की मैं बात कर रहा हूं। इस इलाके में आप देखेंगे तो लंबे और संकीर्ण समुद्री क्षेत्र हैं। आप जानते हैं जो कोस्टल एरियाज कहे जाते हैं उनको संकीर्ण एरिया है, नैरो बेल्ट जिसको कहते हैं हम आप। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, तरीके से कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन तीनों नदियों का जो एक डेल्टा बनता है, यानी डेल्टा मतलब दोआब जिसको बोलते हैं, जहाँ पे नदियाँ आकर के मिलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोआब कहा जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पे आपका उपजाऊ एरिया कहा जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को। तो एक तरीके से बात समझ में आई आपको कि जब प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसको कि हमने यहाँ पे विस्तार से चर्चा किया। तीसरा आपका दक्षिण का पठार है, चौथा सुदूर दक्षिण के मैदान है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एरिया है, नॉर्थ में हिमालय के जो बेल्ट है,
तराई जो दलदली वन है उस एरिया को कहते हैं, आप देखिए उत्तरी मैदान की आप पर्वतीय पठार कहता है। उसके बाद आप देखेंगे गंगा और यमुना की जो सिंचित प्रदेश है उस एरिया को कहा जाता है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तीसरा दक्षिण का पठार होता है, चौथा सुदूर दक्षिण का मैदान होता है। इस चीज़ को यहाँ पे ये सारे कंटेंट शामिल हैं। आशा करते हैं कि ये बात समझ में आई होगी, आप लोगों को अच्छी तरीके से आप लोग जान पाए होंगे। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे बंधु, मैं इसलिए इस सब के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर आप इतिहास के भौगोलिक परिवेश को जान पाएंगे तो नो डाउट डेफिनेटली मेरा यह विश्वास है, आशा है कि आप इतिहास विषय पे एक तरीके से आपकी समझ और अच्छी पकड़ मजबूत होगी, मेरा यह मानना है। ठीक है ना। अब इसी कड़ी में अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल से 5 मिनट और बात करेंगे, उसके बाद फिर अगले वीडियोज़ में फिर से हम कंटेंट डालेंगे। और आप समझिए कि इसके बाद हम जो शुरू करने वाले हैं वो इसके बारे में बात होगी कि जो भारतीय इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है, स्रोत से भी बहुत कभी कभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत है ना, लिटरेरी जिसको स्रोत बोलते हैं, लिखित साक्ष्य हैं, या जो पुरातात्विक अभिलेख हैं उनके माध्यम से, जो इंस्क्रिप्शन है, प्रशस्ति पत्र हैं जो तमाम राजाओं के द्वारा लिखे गए और तमाम विद्वानों द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, बुक्स लिखी गई हैं, उनसे भी काफ़ी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, जैसे एक बात कहा जाए तो आधुनिक दक्षिण भारत का निर्माण अगर देखा जाए तो कहाँ से हो गया, कंटेंट्स है कि आधुनिक दक्षिण भारत कैसे बनाए। एक तो था कि हमारा ठीक इंडिया है, और दूसरा इसमें कह रहा है कि आधुनिक दक्षिण भारत कैसे बना, कहाँ से कंटेंट्स लिया गया। तो एक तरीके से कहा जाए कि दक्षिण का जो पठार है और सुदूर दक्षिण का प्रदेश है, दो चीजों से मिलती हैं। दक्षिण का पठार और दूसरा सुदूर दक्षिण का प्रदेश, इन दोनों को मिलाकर के आधुनिक दक्षिण भारत का निर्माण किया गया, ये जानते रहिए। ठीक है ना। मॉडर्न साउथ इंडिया का जो कंपोजिशन है, यानी आधुनिक दक्षिण भारत का जो निर्माण है, किन किन प्रदेशों को मिला किया गया है आप देखें। एक आपका आता है सुदूर दक्षिण का प्रदेश और दूसरा आपका आता है दक्षिण का पठार। ठीक, इन दोनों को मिला करके क्या बना है, आधुनिक साउथ इंडिया, आधुनिक दक्षिण भारत बनाया गया। ठीक है ना। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सब को अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और मेरा विश्वास है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, उसके बाद जो मटेरियल हम आपके सब सामने ला रहे हैं, आप लोग भी इसके बारे में डिस्कशन करिएगा, देखिएगा। अगर इसमें से कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पे आपको लगता है डाउट है, तो ज़रूर हमको कमेंट्स में ज़रूर आप कमेंट्स करेंगे और उसको जो है लिखेंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और अपने विचार ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका भी सहयोग हमको मिले और हम लोग मिल करके जो ये टीजीटी पीजीटी का जो एक तरीके से हमारा लक्ष्य है, मीन्स 2022 और 23 का, जितना ज़्यादा हम कंटेंट्स दे पाएँ, नॉलेज दे पाएँ उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो इतिहास में समझ नहीं है, जिनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसीलिए मेरा एक उद्देश्य था, मैंने विचार किया कि हम टॉपिक वाइज दे सकते थे। हम स्टार्ट कर सकते थे सिंधु घाटी सभ्यता से, हम स्टार्ट कर सकते थे मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, रोपड़, दीजी, इन सब के बारे में बताते, या ऋग्वैदिक पीरियड से स्टार्ट करते जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, 1000 से 600 ईसा पूर्व है। हम स्टार्ट कर सकते थे अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में। नहीं, हमने कहा पहले एक भौगोलिक परिवेश बताई जाए जिनको कि बच्चे समझ लें, जो विद्यार्थी हमारे हैं उस चीज़ को अच्छी तरीके से जान लें, उसके बारे में हम एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे उसके बारे में। तो मेरा यही प्रयास है, तो हमारा कम से कम 6 से 7 या 8-10 वीडियो ऐसा होगा, ऐसे हमारे जो है कि पार्ट्स आएंगे जो कि भौगोलिक परिवेश को लेते हुए, और उसके बाद भारतीय जो कह सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत या संसाधनों के बारे में बात होगी, जैसे ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य,
जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनसे जो हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो हमारे अर्थशास्त्र हैं, कौटिल्य जी हैं जिन्होंने राइट किया, या मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, तो इन सब के माध्यम से भी हम स्रोतों के बारे में बताएंगे कि भारत का प्राचीन इतिहास किस तरह से संज्ञान में आया। ठीक है ना। मुझे लगता है कि यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मेरा फिर से निवेदन है सभी भाई बंधुओं से, सभी मित्रों, छात्रगणों से कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कमेंट्स ज़रूर करें कि क्या चीज़ें रह गई हैं, क्या छूट रही हैं, क्या हमको और देना चाहिए कंटेंट्स में। कोशिश हमारी है पूरी तरीके से। थैंक यू एंड वेलकम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।